एक बार सोचकर देखो कि हमारे देश में सरदार पटेल नहीं होते तो हमारे देश का क्या होता। धुआं धुआं हो जाता। आजादी के बाद भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाते और भारत नहीं होकर बहुत सारे देश बन जाते। हमारे महान भारत में संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं। लोग अपने परिवार को संगठित नहीं रख पा रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत खतरे में है और पतन के कगार पर है। क्या हो रहा है आज रेमंड के मालिक को देख लो, अपने पिता से लड़ गया वो संपत्ति के लिए। साथ ही कोई अपने भाई से लड़ रहा है परिवार में संपत्ति के लिए। परिवार टूट टूट कर अलग अलग हो रहे हैं। संयुक्त परिवार बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। आज लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं और उस समय हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल ने 552 देसी रियासतों को इकट्ठा किया और एक देश का निर्माण किया। रियासत उसे कहते हैं कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत हमारी देसी रियासतें ऐसी थी जो बिल्कुल स्वतंत्र थी, लेकिन वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आती थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से संधियां कर रखी थी, वो गुलाम नहीं थे। मावत खान अपने 1200 कुत्तों को पाकिस्तान लेकर भागा था। जब जिन्ना ने पूछा कि भारत से कितनी धन दौलत लेकर आए हो, तो उन्होंने कहा कि मैं 1200 कुत्ते लेकर आया हूं। पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत पहले भी थी और आज भी है। और उधर जिन्ना माथा पीट रहा है, यार तेरे से बोला क्या था और क्या लेकर आ गया, कुत्ते लेकर आ गया हमारे देश में। हरि सिंह अपने गनमैन को यह बोलकर सोया था, जो उसका बॉडीगार्ड था, कि अगर सुबह होने से पहले इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में नहीं एंटर करती है तो मुझे उठने से पहले ही गोली मार देना। नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरुआत से समझते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में 565 देसी रियासतें थी। अब जब आज़ादी के समय अंग्रेजों ने भारत को 3 तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की कि इनको 3 अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे प्रावधान दे दिए जाए कि ये आपस में ही लड़ते रहें। उन्होंने पहला तो भारत के टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान पहले ही 1893 में अलग हो चुका था। उसके बाद पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 अलग अलग टुकड़े कर दिए गए और बीच में भारत को छोड़ दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी रियासत अगर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या फिर हिंदुस्तान में रह सकती है। तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नहीं मिलना चाहे तो कोई भी रियासत अपने स्वतंत्र देश बना सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। और यहीं से शुरुआत होती है लफड़े की। अब इस काम को समेटने के लिए क्या किया गया कि 3 आदमियों को चुना गया। उनमें से पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे वीपी मेनन, जो नेहरू जी के राइट हैंड माने जाते थे, नेहरू जी के समकक्ष थे। वो नेहरू जी के साथ हमेशा रहते थे। एक तरीके से नेहरू जी की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन। इन 3 लोगों को इस काम के लिए इकट्ठा किया गया कि कैसे भी करके जो रियासतें हैं उनको इकट्ठा करके एक कंप्लीट देश बनाया जाए, क्योंकि रियासतों को साथ लेकर फेडरेशन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि एक यूनियन बनाया जाए जिसकी वजह से कंप्लीट एक मजबूत देश का निर्माण हो सके। अब 3 लोगों को इस काम में लगाया गया, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका निभाई हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमारे लौह पुरुष, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, पटेल साहब ने। अगर शायद मुझे तो ये लगता है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो शायद आज जूनागढ़ भी एक अलग देश होता। आज राजस्थान में भी कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र थी, वो भी एक अलग देश होती। साथ ही झांसी जैसे और साथ ही हैदराबाद जैसी रियासतें अलग होती। जम्मू कश्मीर एक अलग देश होता। मतलब पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग टुकड़े हो जाते और बहुत सारे देश बन जाते, जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज का जो हम हिंदुस्तान देखते हैं वो उन्हीं की आज देन मानी जाती है। तो दोस्तों, शुरुआत से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। और उसके बाद जब कंप्लीट रियासतों का विलय करा लिया गया तो उसके बाद भारत को कितने भागों में बांटा गया था। जैसे अभी आज हम देखते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस समय किस आधार पर या ABCD के आधार पर किस तरीके से भारत को बांटा गया था और कैसे रियासतों का विलय कराया गया था, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम पहले की अगर भौगोलिक स्थिति देखें या भारत का क्षेत्रफल देखें तो ये 1909 का मैप है। उस समय भारत इस तरीके से हुआ करता था। दोस्तों, यहां पर हम देखें तो यहां पर क्या हुआ था, ये देखो, ये है अफगानिस्तान। यहां से पहले ही अलग हो चुका था जब डूरंट लाइन ये खींच दी गई थी 1893 में। 1893 में डूरंट लाइन खींच दी गई थी तो अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया था। नहीं तो हम अफगानिस्तान भी हमारे ही देश का एक हिस्सा था इस तरीके से। तो पूरा ये अखंड भारत उस समय 1909 का, ये ब्रिटिश सरकार का उस समय जब भारत गुलाम था उस समय का ये मैप है। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई और ये पाकिस्तान बन गया, पूरी पश्चिमी पाकिस्तान। और इधर से ये बांग्लादेश का निर्माण कर लिया गया और ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान।
पूर्वी पाकिस्तान। बाद में 1971 में ये बांग्लादेश बना। नहीं तो इस तरीके से अंग्रेजों ने बांटा था ना भारत को, ताकि ये आपस में ही लड़ सके। अब दो देशों की सीमा, जैसे एक देश दो अलग अलग क्षेत्रों पर स्थित है, तो वो कैसे उनका संचालन हो सकता है? बीच में भारत पड़ता है, इधर भी पाकिस्तान इधर भी पाकिस्तान, तो कैसे यह देश एक साथ इकट्ठा रह सकता था? ये बिल्कुल असंभव था। बाद में यही हुआ, पूरी पाकिस्तान को अलग करके भारत की मदद से बांग्लादेश बनाया गया। अब इसके बाद जो ये भारत बचा था, उसमें दोस्तों क्या था, कुल टोटल 565 देसी रियासतें थी। इनमें से 552 रियासतों को भारत में विलय करा लिया गया, और बाकी की जो बची रियासतें थी वो पाकिस्तान में विलय हो गई। अब दोस्तों, रियासतों का विलय कराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पटेल साहब को लग गया था कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे, जो रियासतें थी, राजाओं के जो स्वतंत्र राज्य थे वो ऐसे थे, वो किसी में भी मिलना नहीं चाहते थे। और ज़्यादातर जिन्ना उनको मोहलत दे रहा था या जिन्ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पाकिस्तान में मिला लिया जाए। लेकिन सरदार पटेल और वीपी मेनन की समझदारी की वजह से सरदार पटेल जी ने ऐसा कभी भी नहीं होने दिया। अब दोस्तों, उसमें क्या था कि जैसे हम शुरुआत में देखें, राजस्थान के जो भी राजा थे उनको मिलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इनको यही था कि हम तो भारत में ही मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको क्या है, राजा ही बना रहने दिया जाए या फिर इनको राज प्रमुख बने रहने दिया जाए। तो जयपुर के राजा को कहा गया कि जयपुर के राजा ने कहा कि मैं आजीवन या फिर मेरे वंशज हमेशा राजस्थान के राज प्रमुख रहेंगे। राज प्रमुख पर एक तरीके से हम राज्यपाल का पद एक तरीके से मान सकते हैं उस समय। तो उन्होंने कहा कि हम आजीवन, मेरे वंशज या फिर मैं आजीवन राज्यपाल रह सकेंगे, वो राज प्रमुख रहेंगे, तभी हम भारत में विलय होंगे। तो सरदार पटेल जी ने कहा कि अभी तो मिला लो, बाद की बाद में देखी जाएगी। जब उस समय के जो राज प्रमुख थे वो जब मरे तो उसके बाद खत्म हो गई कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हें राज प्रमुख बना रहने दिया जाएगा। तो जयपुर के राजा को राज प्रमुख बनाया गया, फिर मिला लिया गया सबको। इसी तरीके से राजाओं के, और इन्होंने कहा कि जो भी हमारे महल हैं या फिर जो हमारी संपत्ति है वो हमारे पास ही रहेगी, बाकी हम मिलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज भी हमारे राजस्थान में राजाओं के महल, उदयपुर के, मेवाड़ के देख लो या मारवाड़ के देख लो, कहीं के भी देख लो, जयपुर के देख लो, सारे महल ऐसे कैसे सुरक्षित हैं, और वो भी राजाओं की भी संपत्ति है, और आज भी उनके राज परिवार आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मिल गए थे ये, इधर कोई ज्यादा लफड़ा नहीं हुआ था, पंजाब में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि विभाजन तो हो ही गया था, तो ये तो टुकड़ा इधर चला गया था, इधर भी ज्यादा लफड़ा नहीं हुआ था। लेकिन लफड़े वाले 3 जगह थी, सब जगह इनको मिला लिया गया, लेकिन लफड़े वाली 3 ही जगह थी हमारे पास। एक तो थी जूनागढ़, और दूसरी थी हैदराबाद, और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। अब इनमें क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम हैदराबाद की। यह है हैदराबाद, और हैदराबाद में क्या हुआ था, हैदराबाद का जो निजाम था वो चाह रहा था, हैदराबाद का जो निजाम था वो चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हूं। अब ये कैसे संभव हो सकता है, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत के बीच में चारों तरफ भारत है, बीच में हैदराबाद है, ये पाकिस्तान के साथ कैसे, मतलब ऐसे ऐसे पागल नवाब था वो कि उन्होंने जिद कर ली कि मैं तो पाकिस्तान के साथ ही मिलना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है और यहाँ का नवाब भी मुस्लिम था। तो नहीं, तो बोले ब्रदरहुड का मामला है, मैं तो पाकिस्तान के साथ ही शामिल होना चाहता हूं। इधर जिन्ना ने इसको बोल रखा था कि तुम तो हमारे साथ मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब ख्याल बाद में देखा जाता है कि कैसे रखते हैं, जैसे बांग्लादेश का इन्होंने रखा था उसी तरीके से रखते हैं। अब ये कैसे संभव था, तो क्या किया उस समय कि कहीं रखा था कि जो भी कोई अलग स्वतंत्र देश बनना चाहता है वो रह सकता है, तो आर्मी डायरेक्ट डिप्लॉयड नहीं की जा सकती थी। तो क्या किया गया, सरदार पटेल जी के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया। उसमें जो पुलिस वाले थे उनको सादा वर्दी में भेजा गया, और यहाँ पर निजाम को हराकर यहाँ से भगा दिया गया, और उसके बाद हैदराबाद को कंट्रोल में कर लिया गया। ये बात है 1948 की। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1 साल बाद तक ये जिद पे अड़ा रहा कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। जब नहीं माने तो इसको पीट पाट के ठिकाने लगा दिया गया और हैदराबाद को भारत में विलय करा लिया गया। अब बात करते हैं हम जूनागढ़ की। अब जूनागढ़ में क्या था कि यहाँ का जो नवाब था वो तो था मुस्लिम,
और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो लगभग 80-90% हिंदू थी। और इसका जो प्रधानमंत्री था महाबत खान, यहाँ का जो नवाब था उसका नाम था महाबत खान, वो बहुत बड़ा रंगीन आदमी था। रंगीन बहुत सारी तो उसकी बीवियाँ थी, बहुत सारी उसने शादियाँ कर रखी थी और कुत्ते पालने का बहुत शौकीन था। उसके पास 1200 कुत्ते थे और हद तो तब हो गई जब उसने कुत्तों की शादियां करवाई और इतने पैसे खर्च किए कि उसने 2 करोड़ रुपए तो कुत्तों की शादियों में खर्च कर दिए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बेवकूफ आदमी था। अब जिन्ना ने इसको बोल दिया कि हमारे साथ आकर मिल जाओ। अब ये है जूनागढ़। अब पाकिस्तान की और भारत के बीच की ये जूनागढ़ की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती नहीं है, बीच में भारत पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल असंभव था। अब दोस्तों इसने पूरा लालच दे दिया जिन्ना ने कि तुम तो जिद करके बैठ जाओ कि हमारे साथ ही मिलोगे, पाकिस्तान के साथ ही मिलोगे। अब क्या किया गया, सरदार पटेल जी को लग गया कि ये नहीं मानेगा, तो इन्होंने कि यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय तो नहीं की जा सकती, यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेशन करने से तो बढ़िया है यहाँ पर जनमत संग्रह करा लिया जाए। तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। तो इसने क्या किया कि अपने पार पड़ेगी नहीं महाबत खान ने, तो यह अपने 1200 कुत्तों को लेकर पाकिस्तान भाग गया। अब पाकिस्तान भाग गया तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था, यहाँ का जो दीवान था, उसको बोल के गया था कि तुम संभालो, मैं भाग रहा हूँ। इधर से सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, जनमत संग्रह कराया गया और 97% भारत के पक्ष में वोट पड़े और जूनागढ़ का भारत में विलय करा लिया गया। अब उधर जिन्ना पूछ रहा है, इधर जो भाग के गया था ना महाबत खान, उधर से जिन्ना पूछ रहा है कि यार तुम कुछ धन दौलत लाए हो कि नहीं लाए हो, क्योंकि भीख मांगने की आदत पहले भी थी और आज भी पाकिस्तान को भीख मांगने की आदत है। तो उसने कहा कि जनाब मैं तो 12 से कुत्ते लेकर आऊं। अरे मतलब वो इतना परेशान हुआ, उससे माथा पीट रहा है वो कि यार तेरे कुछ कुत्ते लाने के लिए मैंने बोला था, मतलब कुछ धन दौलत लाते, अपने देश का विकास करते। मतलब हैदराबाद के बाद जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जो काफी शक्तिशाली थी और समृद्धशाली भी थी, बहुत धन दौलत थी इसके पास, लेकिन 1200 कुत्ते लेके फरार हो गया। ये है महाबत खान। अब इस तरीके से जूनागढ़ का विलय करा लिया गया। अब दोस्तों एक और बस्ती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि इसका जो राजा था हरि सिंह, वो ये चाहता था, क्योंकि यह हिंदू राजा था, बल्कि जनसंख्या कश्मीर की ज्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी। अब जिन्ना को ये लग रहा था कि कश्मीर को हम आराम से मिला लेंगे, क्योंकि यहां पर राजा को ही बोलना है, बाकी जनता तो हमारे साथ है। यहां पे उल्टा था, यहां पे जनता वो हिंदू थी, बल्कि राजा कौन था, राजा मुस्लिम था। यहां पे उल्टा था। अब जिन्ना ने सोचे कि यहां तो कंट्रोल कर नहीं सके, यहां आराम से कर लेंगे, क्योंकि यहां जनमत संग्रह कराएंगे तो कश्मीर पाकिस्तान में विलय हो जाएगा। लेकिन राजा हरि सिंह तो वो माना नहीं, बोले मैं तो अलग स्वतंत्र देश बनाऊंगा, ना तो मैं भारत में विलय होऊंगा और ना ही मैं पाकिस्तान में विलय होऊंगा। तो इस तरीके से वो अड़ता रहा। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका हमने एक दूसरे चैनल पे अलग से वीडियो बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं। उसमें यह था कि एक अंग्रेज अधिकारी था, वो क्या किया, यहां पर नियुक्त था कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान में। वो पाकिस्तान से मिल गया, उसको बहुत सारे पैसे दिए और उसने यहाँ पे क्या किया, पाकिस्तान में जिन्ना के साथ मिलकर कबीलाई इकट्ठे किए और जो आतंकवादी थे, सेना के बेस में जो आतंकवादी थे कबीलाई, वो यहाँ पर घुसना आरंभ कर दिए। अब जब हरि सिंह को लगा कि अब पार पड़ने वाली नहीं है, तो उन्होंने समाचार भिजवाया सरदार पटेल जी को और साथ ही नेहरू जी को कि हमें आकर बचा लो। अब नेहरू जी ने यह कहा, सरदार पटेल जी ने तो कह दिया था कि निपटा देते हैं उससे पहले ही, जब तक ये विलय नहीं हो जाता उससे पहले ही। अब लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया कि जब तक वो विलय पत्र पर साइन नहीं कर देता हरि सिंह, तब तक हम तुम्हारे यहाँ पर सहायता या इंडियन आर्मी नहीं भेजेंगे। क्योंकि विलय पत्र से पहले तो भेज ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों ने बोल रखा था कि कोई देश स्वतंत्र होना चाहे तो स्वतंत्र हो सकता है। और जम्मू कश्मीर उस समय स्वतंत्र होना चाहता था तो वो अलग देश था और भारत अलग देश था। तो एक तरीके से एक देश की दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने की यह रणनीति मानी जाती, जिसकी वजह से नेहरू जी ने कहा कि विलय पत्र पर जब तक साइन नहीं होंगे हम आर्मी नहीं भेजेंगे। अब दोस्तों ये माना नहीं कि ये तो सोचा गड़बड़ होने वाली है, तो इधर जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंच गए, इधर यहाँ से कबीलाई कंट्रोल करते गए और यहाँ पर कश्मीर, यहाँ पर जम्मू यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर राजा महल में बैठा हुआ था। और दूसरे ही दिन जब लग रहा था राजा को कि अब जम्मू पर कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान का, तो उन्होंने नेहरू जी को समाचार भिजवाया कि मैं विलय पत्र पर साइन करने के लिए तैयार हूं, अगर आपने इंडियन आर्मी समय रहते नहीं भेजी
तो मेरे और मेरे परिवार को पूरे को ख़त्म कर दिया जाएगा और यहाँ पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो जाएगा। तो तुरंत फुरंत में के मैनन जी के द्वारा और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा यह किया गया, यहाँ बिला पत्थर पर साइन करवाए गए। और उधर अपने बॉडीगार्ड को बोलकर सोया था, अपने गनमैन जो था उसका, हरि सिंह का, उसको बोलकर सोया था कि अगर सुबह तक इंडियन आर्मी नहीं आई तो मेरे को गोली मार देना, मैं बिस्तर पर, मैं जगना ही नहीं चाहता, मैं आंखें खोलना ही नहीं चाहता, उससे पहले गोली मार देना और निपटा देना। तो दोस्तों इंडियन आर्मी हालांकि चली गई थी उससे पहले ही, उसके सूर्योदय होने से पहले इंडियन आर्मी चली गई थी। और इंडियन आर्मी ये यहाँ पर आ गए थे इतने, मतलब कब्जा ही करने वाले थे कश्मीर, जम्मू पे। उससे पहले जब इंडियन आर्मी गई तो इनको खदेड़ते खदेड़ते जो आज का जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां तक इनको खदेड़ दिया था। और इस कार्य में जो एक कमांडर थे वीर अब्दुल हमीद, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इतना मुंहतोड़ जवाब दिया था कि इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। हालांकि वो शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से यह युद्ध लड़ा था। अब दोस्तों क्या किया, नेहरू जी ने कहा कि अब भारत में विलय हो ही गया है। उस समय नया नया यूएनओ बना था। अब नया नया यूएनओ बना था तो नेहरू जी ने सोची कि इस मामले को यूएनओ में ले जाया जाए, क्यों हम लड़ाई लड़े। लेकिन दोस्तों आर्मी ने कहा था कि हमें 2-4 दिन और दे दो, ताकि हम इनको पूरा यहाँ से जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उसको निपटा देते हैं, बाहर इनको खदेड़ देते हैं, भेज देते हैं। लेकिन नेहरू जी ने बोला जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ, और यहाँ पर रोक दिए गए जो आज का एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद जो ये पीओके बच गया वो आज भी यूएनओ में ले जाने की वजह से आज भी ये अटका हुआ है, आज भी ये अटका हुआ है। अब अगर उस समय यूएनओ में ये मामला नहीं ले जाया जाता नेहरू जी के द्वारा, तो ये पीओके कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता ही नहीं। और उस समय आर्मी तो पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन आर्मी को यहीं पर रोक दिया गया, जो एलओसी बन गई। इस तरीके से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करा लिया गया। अब दोस्तों जब भारत में विलय करा लिया गया तो उस समय 552 जो देशी रियासतें थी उनको इकट्ठा कर लिया गया। अब क्या हुआ, जब रियासतों का विलय हुआ तो भारत को 4 भागों में बांटा गया। जैसे आज का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस समय भारत को 4 राज्यों में बांटा गया था, ABCD में, A, B, C और D। इस तरीके से भारत के 4 विभागों में बांटा गया था एक तरीके से। तो ए का मतलब था जो ब्रिटिश राज्य के सीधे अधीन थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे, जिस पर ब्रिटिश राज्य का पूरा कंट्रोल था, ब्रिटिश एम्पायर का पूरा कंट्रोल था। ये देख रहे हैं हम इस कलर में, यहां पर ब्रिटिश एम्पायर का एक तरीके से पूरा कंट्रोल था। इन जो ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल था उसको ए कैटेगरी में रखा गया। दूसरा जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट का मतलब जहां पर राजाओं का शासन था, जहां पर ब्रिटिश एम्पायर से इन राजाओं की संधियां थी। जैसे राजस्थान में ये जो कलर के हैं, यहां पर राजाओं का शासन था, ये गुलाम नहीं थे, केवल संधियां ब्रिटिश सरकार से थी। तो दूसरा उनको रखा गया जहां पर प्रिंसली स्टेट थे, जहां पर राजाओं का शासन था, तो दूसरे क्षेत्र में उनको बांटा गया जहां पर राजाओं का शासन था, उनको बी कैटेगरी में रखा गया। तीसरा था कमिश्नरी। कमिश्नरी का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, कुछ शहर ऐसे थे जिन पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था। अंग्रेजों ने पूरे भूभाग पर, भारत पर कभी कब्जा नहीं किया। उन्होंने जो उपयोगी क्षेत्र था, उपयोगी जो उनको माल ताल मिलता रहे, उन पर डायरेक्ट उनका कंट्रोल था। मतलब आर्थिक राजधानी हम समझ सकते हैं, जैसे उन्होंने अजमेर पर कब्जा कर रखा था, अजमेर पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, दिल्ली पर था, शिमला चंडीगढ़ पर था, इधर मद्रास पर था, इधर मुंबई पर था, मुंबई पर, सब जगह मतलब ऐसे शहरों पर उनका डायरेक्ट कब्जा था जिन पर राजाओं को हटा दिया गया कि इस पर तो हम ही राज करेंगे। क्योंकि इस तरीके से क्या करते थे, मेन जगह पर, जैसे कोलकाता था, मेन जगहों पर उन्होंने जो मेन शहर थे उन पर कंट्रोल कर रखा था। उन्हें कमिश्नरी कहा गया, कि कमिश्नरी स्टेट वो शासन कहा गया जहां पर शहरों पर अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल था, क्योंकि उनको तो माल चाहिए था, उनको क्षेत्रफल नहीं चाहिए था। तीसरी कैटेगरी में इनको रखा गया। और चौथी कैटेगरी में यूनियन टेरिटरी थी, उस समय एक ही थी। एक कौन सी थी, वो थी अंडमान निकोबार। तो चौथी कैटेगरी में अंडमान निकोबार को रखा गया। तो भारत ने, हमारे देश के जो नेता थे, उन्होंने भारत को 4 हिस्सों में विभाजित किया कि इस तरीके से हम शासन कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता अगर हमारे देश में नहीं होते तो आज हमारे देश की स्थिति क्या होती? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए ताकि हम संविधान और हमारे देश से जुड़ी जानकारी जब भी आपके साथ साझा करेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।